आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के मॉडल सेट 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए अभी जैक बोर्ड का जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए, वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और देखिए ये जो आपका क्लास 10th का ये जो साइंस है, यहाँ से कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका होने वाला है 40 नंबर का, ठीक है। और अगर बात करें टाइम का तो यहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और मॉडल सेट 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन ढंग से समझते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, माने समान समान होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए जैसे कि मान के चलिए ये हमारा मुख्य अक्ष है, जैसे ही यहाँ से मतलब कोई भी किरण इस प्रकार से आती है तो यहाँ से एक बिंदु से होकर ये निकल जाती है, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो। यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो बिंदु होता है इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस यानी कि फोकस, जिसे हम लोग एफ बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है, यानी आर दिया गया है कितना, 54 सेंटीमीटर। यहां पर हमें निकालना है फोकस दूरी यानी कि एफ। तो एफ बराबर क्या होता है, सूत्र r/2 होता है। तो 54/2 हो जाएगा, काट दीजिए, 27 बार में कट जाएगा, यानी कि 27 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 27 सेंटीमीटर। एक भी जगह पे है ऐसा, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिसके उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। मैंने बात को समझिए, जैसे ये हमारा क्या एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ पर आपको वस्तु को रखना है, बोला जा रहा है कि वस्तु को आप कहाँ पर रखेंगे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा समान साइज का बनेगा और उल्टा बनेगा। तो देखिए अगर हम लोग सी पर रखते हैं, सी जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है, अगर सी पर रखेंगे तो देखिए अगर वस्तु यहाँ पर रखते हैं ना तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये समान साइज का बनता है, मतलब ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही बड़ा होता है, ठीक है, और ये उल्टा बनता है। तो कहाँ पर रखना है हमें, वक्रता केंद्र सी पर, यानी कि सी पर रखना है, सी पर रखना है। क्लियर है, वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर रखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। मतलब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि गाड़ी के हेडलाइट में, यानी गाड़ी का जो अग्रदीप होता है इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये जो प्रकाश किरण है जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि मान के चलिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है प्रकाश की किरणें, तो क्या होता है इसका जो पथ होता है ना, प्रकाश किरण का जो पथ होता है उस पथ में न जाकर कभी कभार क्या होता है, कभी अभिलंब की ओर चल जाता है तो कभी अभिलंब से दूर चल जाता है, मतलब अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो ये जो घटना है इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो देखिए आपका जो होता है अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक जितना कम होगा, अपवर्तनांक जितना कम होगा उस पदार्थ में प्रकाश की चाल उतने ही अधिक होगी। बात क्लियर हो गया, मतलब अपवर्तनांक अगर कम होता है तो प्रकाश की जो चाल होगी वो कितना होगी, अधिक होगी। बस यही आपको जानना है। अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए, देखिए ये जो बर्फ है, बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है 1.31 होता है, किरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44, वायु का होता है 1.0003 और हीरा का होता है 2.42। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पर ये जो वायु है ना, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है क्योंकि 1.0003 है। तो ये जो वायु है, वायु जो है ना इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, अपवर्तनांक कम तो प्रकाश की चाल अधिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है
कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये जो आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है, ये होता है प्रकाशिक केंद्र O, ये होता है F1 और ये होता है 2F1 जिसको हम लोग C1 भी बोलते हैं, ये होता है F2 और ये होता है 2F2 जिसको हम लोग C2 भी बोलते हैं। देखिए अगर वस्तु को अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे ना, यहाँ पर F1 और O के बीच, ठीक है, F1 और O के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब बात यहाँ पर कि जो F1 है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस और ये जो O है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। मतलब जो वस्तु होगा कहाँ पर होगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की जो क्षमता होता है इसका SI मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। और ये मैंने आपको मॉडल सेट 2 में भी बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। देखिए यहाँ पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब जो बन रहा है तो इस केस में जो इसका आवर्धन होगा क्या होगा, 3 ही होगा। क्या होगा? 3 ही होगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3, यानी 3 गुना आवर्धित होता है। कितना होगा? 3 गुना आवर्धित हो जाएगा। जाहिर सी बात है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब लेंगे तो क्या होगा, वो 3 गुना आवर्धित हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी सेट 2 में आपका था। कहाँ पे होता है? दृष्टि पटल में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? रेटिना बोला जाता है। बात क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए ट्रिक यहां पर देखिए, एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष और एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक है, एक होता है आपका उत्तल लेंस और एक होता है आपका अवतल लेंस। क्लियर है? अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिए एक तो ऊ है, एक तो तौ है, एक तो लौ है, मतलब कुल मिलाकर 3 ठो है। अगर आप यहां पर देखेंगे एक तो अ है, एक तो वो है, एक तो तौ है, एक तो लौ है, मतलब यहाँ पर 4 ठो है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रहा एक ठो और ये रहा एक ठो, यहाँ पर मतलब ये 2 ठो है, यहाँ पर ये एक ठो, यहाँ पर ये एक ठो और यहाँ पर ये एक ठो, मतलब कुल मिलाकर 3 ठो है। बात समझ में आया? देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मतलब ये कम है, दूर वाला कम है, मतलब यहाँ पर देखिए कम वर्ड है। यहाँ पर देखिए कम किसका है? इसका कम है, इसका कम है। मतलब दूर का जो उपयोग होता है उत्तल के साथ। यहाँ पर आप ऐसा करिए ना, 2 3 और 3 4, मतलब 2 को 3 के साथ, 2 का करेंगे 3 के साथ और 3 का करेंगे 4 के साथ। मतलब जब भी दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे और निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। मतलब बात समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, निकट है तो निकट के लिए क्या करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो 12 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। तो जो दूरबिंदु होता है वह होता है अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। और जो निकट बिंदु होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहां से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्वसन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि चिप्स के पैकेट में विकृतगंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस भरा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए जंग जो होता है, जैसे कि हमारे जो लोहा है, जैसे कि Fe है, ये क्या होता है, H2O और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है, जंग का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तीर चिन्ह के इस साइड में आपका एक ठो है। जब तीर चिन्ह के इस साइड में आपका एक ठो होता है इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन, क्योंकि ये वाला सब कुछ जुड़ कर क्या बनता है, एक चीज का निर्माण करता है, जिसको बोलेंगे संयोजन। ठीक है, यहाँ पर जिसको बोलेंगे जंग, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। आगे देखिए बात क्लियर हो गया। माने जो Fe है, H2O है और O2 है, ये सब मिलाकर किसका निर्माण कर रहा है, जंग का। और यहाँ पर तीर के चिन्ह में आपका एक ही है ना, जब तीर के चिन्ह की इस साइड में आपका एक ठो होता है जिसको बोलते हैं संयोजन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि किसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, किसमें ह्रास हो रहा है। देखिए यहाँ पर O है, यहाँ पर O नहीं है, मतलब यहाँ पर Zn में आपका O है, यहाँ पर O नहीं है, और यहाँ पर क्या हो गया, O2 का ह्रास हो गया। O2 का क्या हो गया, ह्रास। और जब O2 का ह्रास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। यहाँ पर ये जो ZNO है इसका अपचयन हो गया। अब देखिए C पे यहाँ पर आपका O नहीं है, जबकि यहाँ पर C पे आपका O है, मतलब यहाँ पर O2 का योग हो गया। O2 का क्या हो गया, योग हो गया। और जब O2 का योग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उपचयन,
तो यहाँ पर उपचयन किसका हुआ है, ये जो सी है यानी कि जो कार्बन है, कार्बन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित माने क्या होता है, जो तीर चिन्ह होगा इसकी साइड में जितना होगा इस साइड में भी इतना ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पर Ag एक ठो है, यहाँ पर Ag एक ठो है, ठीक है। NO3 एक ठो है, NO3 एक ठो है, Na एक ठो है, NO एक ठो है, Cl एक ठो है, Cl एक ठो है। तो यही तो संतुलित तो है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। अगर आप बोलेंगे सर ये वाला, देखिए यहाँ पर N दो ठो है, ठीक है, इधर भी आपका N दो ठो है, यहाँ पर H दो ठो है। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 3 6, यहाँ पर H छोटा हो जाएगा, तो भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो होने वाला कौन यहाँ पर होगा, कौन वाला, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखिए लोह चूर्ण मतलब लोहा ही होगा, मैंने Fe होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl लेंगे तो क्या बनेगा। देखिए जब भी हम लोग अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो एक तो आपका हाइड्रोजन गैस तो आपका बनेगा ही बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो आपका बनेगा, और यहाँ से Fe और ये जो Cl होता है क्या करता है, FeCl2 का निर्माण करता है। मैंने Fe क्या करता है, यहाँ से H को हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ से FeCl2 यानी कि यहाँ पर आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहाँ पर दिए गए पदार्थ में कौन रंग सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर ये जो लिटमस पत्र है ना, ये रंग सूचक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो देखिए जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पर कलर का जो बात होता है कहां पर होता है, लिटमस पत्र में ही तो होता है, इसलिए यहाँ पे ये जो लिटमस पत्र है क्या है, यह एक रंग सूचक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। देखिए जब हड्डी टूट जाता है तो उसे जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है, आप सभी को पता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी पर बेस्ड है। क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो वही होगा क्या, तो CaSO4 हाफ H2O। देखिए CaSO4 हाफ H2O ये जो होता है ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और CaSO4 2H2O ये होता है जिप्सम का। याद रखिएगा ये किसका होता है, जिप्सम का। बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पर 2 का और यहाँ पर रहता है हाफ रहता है। क्लियर है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। मैंने आपको बताया कि तीर चिन्ह के इधर में अगर आपका एक रहेगा तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जितना भी खट्टा फल है, हर एक खट्टे फल में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, तो इस विलयन में क्या होगा, HCl होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलिए या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बोलिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए नीला को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, और लाल यानी लास्ट में लौह किसका होता है, तो अम्ल का होता है। यानी जो अम्ल होता है, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम वाला कौन ठो है, ईठो है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, यहाँ पर बेजोड़ कौन है, बेजोड़ कौन है, तो ये दो ही तो आपका बेजोड़ होगा कि ये तो आपका उदासीन है और ये दोनों आपका क्षारक है, तो जाहिर सी बात है यही आपका होगा अम्ल। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपके पास यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। सभी बच्चे क्वेश्चन को तो पढ़ेंगे नहीं, सीधे आंसर मार देंगे कूटपाद पे, तो ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन का ग्रहण करता है। देखिए भोजन ग्रहण करने का अगर बात होगा तो करता है कूटपाद से, और अगर भोजन का पाचन का बात होगा तो कहाँ से होता है, खाद्य रिक्तिका से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भोजन का पाचन, तो अमीबा जो भोजन का पाचन करता है कहां से करता है, खाद्य रिक्तिका से करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, तो कौन करता है, पित्त करता है। ठीक है, ये शायद मॉडल सेट 1 में ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका मॉडल सेट 2 में था, और मैंने आपको बताया था अमीबा में। अमीबा में कैसा पोषण होता है, तो प्राणी संभोजी पोषण होता है। कैसा, प्राणी संभोजी पोषण। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30 कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कुल मिलाकर 4 कोष्ठ होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट 1 में भी है।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। देखिए क्षारीय अक्षर में होगा, ऐसा होगा, तो क्षारीय कौन करता है, तो ये जो पीत है, पीत क्या करता है, इसको क्षारीय करता है। देखिए पीत बहुत कड़वा होता है, आप देखे होंगे मछली का पीत, आप देखे होंगे जब निकल जाता है तो कितना कैसा लगता है, तीता तीता लगता है, मैंने बड़ी खराब लगता है। 31 हो गया क्लियर। 32 देखिए क्या है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ब्रिकाणु है। ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट 1 में भी दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो देखिए जो हमारा पेड़ पौधा है ना, जब उसमें क्या होता है, जल का मात्रा जब अधिक हो जाता है तो क्या करते हैं, जो अधिक जल आ जाता है ना उसके अंदर, उस जल को त्याग देता है, और ये जो प्रक्रिया होता है इसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, मतलब कि यहाँ पर 4 कार्य है जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना कि ये भोजन का संवहन करता है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा, मतलब ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के आधार से अगर देखा जाए तो ये जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन का ये कार्य नहीं है, ये कार्य किसी और का है। और वाष्पोत्सर्जन जो है ये ऑप्शन ए, बी और सी, ये जो तीनों काम है तीनों काम करता है, लेकिन ऑप्शन डी वाला काम ये नहीं करता है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है। तो ये जो पपीता है, पपीता क्या है, एक लिंगी पौधा है। बात समझ में आया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। यहाँ पर बहुखंडन, मुकुलन, द्विखंडन या फिर पुनरुद्भवन। तो आप देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर मुकुल है, तो मुकुल यानी मुकुलन। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। और ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट आया हुआ में क्वेश्चन है। क्या है देखिए इसका आंसर है कि टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 36 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। तो ये जो गर्भाशय है ना, गर्भाशय ये क्या है, मादा जनन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 कि हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर ये जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, ये नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। मतलब यहाँ पर ये जो पवन ऊर्जा है, जैव मात्रा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये सब के सब सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय मतलब क्या हुआ कि जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जो जल्दी समाप्त नहीं होगा, और एक बार उपयोग करने के बाद जिसको हम लोग निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ये जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, नाभिकीय ऊर्जा ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।